नमस्कार दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे से संबंधित उन सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा मैंने इन प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया है कि कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में न छूटे। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी सही तरीके से करवाऊं और जिससे आपकी सफलता निश्चित हो। तो दोस्तों, निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये हमारे टॉप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। और हिंदी अंग्रेजी आप दोनों में देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आप इन क्वेश्चनों को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चतम लवणता पाई जाती है। जो उच्चतम लवणता पाई जाती है यानी हाईएस्ट सैलिनिटी इन इज फाउंड इन, तो किस में पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी लैक वान झील टर्की में। जो उच्चतम लवणता पाई जाती है वो लैक वान झील टर्की में पाई जाती है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि टर्की के लैक वान झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है और इसकी लवणता जो है वो 338, जो इसकी लवणता है वो हमारी 338% 338% या परसेंटेज है। और दूसरे स्थान पर मृत सागर की लवणता 243 है और जो मृत सागर की है वो 243 पर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट चाइना? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। इसके अनुसार क्या है, यह नहीं है। इसलिए इसमें क्या आएगा, इसके लिए उत्तर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और जो चीन के बारे में सही तथ्य है वो है हमारा यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश है और हुआंगो नदी जो है वो चीन का शौक है और शंघाई जो है उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। परंतु इसमें क्वेश्चन में क्या है कि चीन के बारे में सही नहीं है, तो यह क्या है, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। तो इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? यानी रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, फुटबॉल से संबंधित। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और देख लेते हैं कि रोवर्स कप क्या है कि फुटबॉल से संबंधित है। इससे क्या है, संबंधित अन्य राष्ट्रीय स्तर की जो ट्रॉफियां हैं, फुटबॉल से संबंधित जो अन्य राष्ट्रीय स्तर की जो है नेशनल लेवल की, तो उसकी जो ट्रॉफियाँ, एक तो है संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, और डूरंट कप भी, फेडरेशन कप भी, और सुब्रत कप भी, और कलिंग कप भी, और नई दुनिया ट्रॉफी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी द वर्ड आयरन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गोल्फ से संबंधित है। जो आयरन खेल है वो किससे संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, नव्य न्याय संप्रदाय यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे? यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गंगेश। गंगेश क्या है कि गंगेश उपाध्याय इनका पूरा नाम है। और इनके बारे में वो देख लेते हैं कि न्याय दर्शन की प्रवर्ती शाखा, ये क्या है, न्याय दर्शन की प्रवर्ती शाखा है। और न्याय दर्शन की प्रवर्ती शाखा नव्य न्याय का परिवर्तन 12वीं शताब्दी में, कौन सी में, 12वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुआ था इसका 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। और गंगेश उपाध्याय ने किया। इनका जो परिवर्तन है वो किसने किया? गंगेश उपाध्याय ने किया। और इनकी पुस्तक यानी गंगेश उपाध्याय की जो पुस्तक है तत्व चिंतामणि, इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। जो तत्व चिंतामणि है वो गंगेश उपाध्याय की क्या है, एक पुस्तक है जो कि क्या है, न्याय दर्शन की शाखा जो है नव्य न्याय की एक मान्य ग्रंथ है। बिहार में मिथिला और बंगाल में नवद्वीप, यानी बिहार में जो मिथिला है और बंगाल में जो नवद्वीप है इसका पठन पाठन का केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6,
टोपरा तथा मेरठ 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? मतलब जो टोपरा है और मेरठ है, इन दोनों मतलब जो अशोक स्तंभ है इन्हें दिल्ली कौन लाया था? तो लाया कौन था? हु ब्रोट 2 अशोका पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और इसके बारे में देख लें क्या है कि मतलब ये फिरोज शाह तुगलक है, ये मतलब किसका? तुगलक वंश का शासक था। और इसने जो शासन मतलब जो शासन किया था वो 1351 से 1388 तक, 1388 ईस्वी तक शासन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये क्या है? तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश किस में आता है? हमारा सल्तनत काल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि ए दे रखा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये आलमगीरपुर जो शहर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लोथल क्या है? गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। और कालीबंगा जो है वो हमारी राजस्थान में है, इसलिए क्या है? गलत है। और रोपण क्या है? हमारी पंजाब में है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो कालीबंगा है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। कि मतलब द्वारा देख रहे थे कि सैंधव कालीन जो ये मतलब ये चारों जो रखे हैं सैंधव कालीन स्थल हैं। और जो ये कालीबंगा है वो हमारी राजस्थान में मतलब कालीबंगा जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। और जो ये अन्य विकल्प हमारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और लोथल गुजरात में है, और रोपड़ पंजाब में है। तो ये तीनों क्या हैं? ये सही हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर हरियाणा दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सर्व कर लगाया जाता था। जो सर्व कर था वो किस पर लगाया जाता था? यानी सर्व टैक्स वाज लेव्ड ऑन, तो किस पर लगाया जाता? ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, सिंचाई पर लगाया जाता था। और ये मतलब किसने चलाया था कि सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या है कि उलेमा की स्वीकृति से सिंचाई कर लगाया। मतलब जो उलेमा थी, मतलब जो उस समय पद देते थे उन्हें, उलेमा की स्वीकृति से सिंचाई कर लगाया, जो उन किसानों को देना पड़ता था जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। मतलब ये जो सर्व करता है ये उन किसानों को देना पड़ता था जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। और इसकी दर उपज का मतलब जो इसकी दर थी उपज का वो कितना भाग थी? उपज का 1/10वां भाग थी। मतलब उस समय जो कर लगता था वो उपज का 1/10वां भाग था। क्या सर्व कर जो था वो मतलब किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और उलेमा की स्वीकृति के सिंचाई पर लगाया गया। और मतलब जो ये मतलब उन किसानों को देना पड़ता था जो अपनी मतलब खेती की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। और एक मतलब एक उपज का 1/10वां भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? यानी फ्रॉम वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मुंबई और थाने के बीच। मतलब मुंबई और थाने के तक, मुंबई से थाने तक बना था। मतलब पहली रेल लाइन बनी थी भारत में। और भारत में मतलब प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के मध्य 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में बनी थी। और मतलब किसके शासनकाल में बनी थी? ये बनी थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की गई। और इसकी जो कुल लंबाई थी वो 34 मतलब इसकी कुल लंबाई जो थी वो 34 किलोमीटर थी। और अगले वर्ष यानी 1854 में मतलब 1854 में कोलकाता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक लाइन बिछा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। मतलब महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और हमें दोस्तों ये तो पता ही चल गया है कि किसने कहा था राष्ट्रपति मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। और कब कहा था ये भी हमें पता होना चाहिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है जी। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या था कि 6 जुलाई सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर मतलब आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा कि गांधी जी को संबोधित करते हुए
कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता कि मतलब एक बार देख लेते हैं कि 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये मतलब कब कहा था? 6 जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द क्वाइट इंडिया रिसोल्यूशन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम। मतलब उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? यानी व्हाट वाज द पूना पैक्ट रिलेटेड टू। जो पूना पैक्ट था वो मतलब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है दलित वर्ष से संबंधित था। जो पूना पैक्ट या ऐसे पूना पैक्ट संधि भी कह सकते हो, किससे संबंधित? दलित वर्ष से। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि पूना समझौता जो है कि 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ और इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों को 71 से बढ़ाकर, मतलब जो प्रांतीय स्तर थे 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। संपत्ति का अधिकार एक, यानी राइट टू प्रॉपर्टी ए मतलब संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। और संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, लेकिन वर्ष 1978 में जब 44वें संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे केवल 6 मूल अधिकार रह गए। एक बार देख लेंगे, जो संविधान के मूल रूप से 7 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, लेकिन जब 1978 में 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे केवल 6 मूल अधिकार रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? यानी आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, जो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद या आर्टिकल 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसे थोड़ा सा और डिटेल में जाने थे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसका जो संबंध है वो धर्म की स्वतंत्रता से, और यह क्या है? एक मूल अधिकार है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने और प्रचार करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? जो विकास केंद्र उपागम है वो किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। और इसके बारे में देख लेते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1969 कि अप्रैल जो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो अप्रैल 1969 में लागू की गई। और इसकी रचना करने वाले योजना आयोग के अध्यक्ष, इसकी जो रचना करने वाले थे वो योजना आयोग के अध्यक्ष डी आर गाड़गिल थे। और इसलिए यह योजना गाड़गिल योजना भी कहलाती है। और यह योजना क्या कहलाती है? चौथी पंचवर्षीय योजना गाड़गिल योजना भी कहलाती है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो इन शब्दों में परिलक्षित होता है। ये शब्द हैं हमारे आर्थिक विकास, जिसके साथ साथ समानता तथा सामाजिक न्याय की ओर लगातार प्रगति हो और सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो।
तो इसमें क्या था कि विकास के केंद्र को हम किस योजना के अंतर्गत किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और जो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो उसे अप्रैल 1969 में लागू किया गया और इस योजना को गाड़गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? यानी हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू विच ग्रोथ रेट? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जो मतलब हिंदू वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, यानी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। जो डिविडेंड है मतलब इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अभिदत्त पूंजी पर। किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। इसलिए क्या है हमारा मतलब कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, मतलब नहीं थे। और इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में, कि चौधरी चरण सिंह क्या थे, सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे और किसानों के हित संरक्षक चौधरी चरण सिंह प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर अपने पसंद एवं ज़रूरत के अनुरूप फसल उगाने के पक्षधर थे। और वे भारत के गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। और भारतीय क्रांति दल व लोक दल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह का मई 1987 में निधन हो गया। मतलब जो चौधरी चरण सिंह है ये क्या रहे, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। और जो मतलब ये भारतीय क्रांति दल के संस्थापक भी थे और लोक दल के भी संस्थापक थे। तो मतलब इनका जो निधन हुआ था वो चौधरी चरण सिंह का जो निधन हुआ था वो मई 1987 में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का मतलब निधन या मृत्यु कब हुई थी? मई 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अमोनियम सल्फेट। और जो इसका रासायनिक सूत्र है वो मतलब क्या है, NH4 और की ट्वाइस और इसे नीचे लिख देता हूँ SO4 मतलब NH4। दोबारा से देख लेते हैं एक बार और, मतलब जो ये अमोनियम सल्फेट है हमारा, तो इसका रासायनिक जो सूत्र है वो है हमारा NH4 की होल ट्वाइस और SO4। और इसके बारे में देख लेते हैं कि का जो मुख्य मतलब अमोनियम सल्फेट का मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक है और इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है तथा लगभग 25% अमोनिया पाई जाती है। और यह आलुओं के लिए अच्छा उर्वरक है और इसका प्रयोग जो है चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता, मतलब इसका जो उपयोग है वो चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता। और यह मृदा को अम्लीय कर देता है, इसलिए क्या है मृदा को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। इसलिए क्या है कि उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है ये कौन सा, अमोनियम सल्फेट, NH4 की होल ट्वाइस इंटू SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एज ऑफ 2011 के अनुसार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। मतलब जो देश दे रखे हैं इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अबू धाबी। कौन सी सही उत्तर है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और संयुक्त अरब अमीरात अरब खाड़ी में 7 शेख राज्यों अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खैमा, अजमान तथा उमन या कुर्बन को मिलाकर बना है।
इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, तो हमें क्या पता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, टोक्यो पैरालंपिक की थीम कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज़ लॉन्च द थीम ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स कर दे कमाल तू, तो मतलब किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य ने शुरू की, तो दोस्तों यानी विच स्टेट स्टार्टेड द कृष्णा प्रोजेक्ट, मतलब कृष्ण कर्ण प्रोजेक्ट, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है केरल राज्य ने, कृषि कर्ण परियोजना केरल राज्य ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, नापता झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, मतलब नापता झांकरी हाइड्रो स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सतलुज नदी, या सतलज नदी भी कह सकते हैं, ज़्यादातर यदि सही माना जाए तो सतलज नदी मतलब सतलुज नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दी थी, यानी स्मॉल एम इज ए क्राइम हु गेव दिस कंसेप्ट, मतलब किसने संकल्पना दी थी कि छोटा लक्ष्य अपराध होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने दी थी, मतलब छोटा लक्ष्य अपराध होता है यह संकल्पना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने दी थी। तो दोस्तों हमारे मतलब 25 क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखने के लिए थैंक यू सो मच।